गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक केस लॉ करना है। किस चीज के ऊपर? सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैंने आपको बताया था ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस कंपनी का, और इसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट हमें करनी है, एक केस लॉ हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कंपनीज एक्ट का पहला केस लॉ, और बिल्कुल ध्यान से देखना कि इस केस लॉ के फैक्ट्स क्या क्या थे। आज आपको मैं केस लॉ भी सिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि केस लॉ में क्या क्या चीजें रेलेवेंट होती हैं। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है फैक्ट्स। अभी मैंने केस लॉ का नाम नहीं बताया, नाम भी बताऊंगा, पहले आप समझो। बच्चों, एक पर्सन थे मिस्टर सेलोमन। कौन थे? मिस्टर सेलोमन। और मिस्टर सेलोमन करते क्या थे बच्चों? ये शूज का बिजनेस करते थे। और जो ये बिजनेस करते थे, इन्होंने कोई लीगल एंटिटी वगैरह फॉर्म नहीं कर रखी थी, मतलब कोई कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप नहीं कर रखी थी। ये सिंपल करते थे सोल प्रोप्राइटर से। सोल प्रोप्राइटर तो आप समझते ही होंगे, जहां पे एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल ओनर बिजनेस करता है। जैसे छोटे मोटे शॉप वाले, किराना स्टोर वाले, वेजिटेबल्स वेंडर हो गए, छोटे मोटे दूध वेंडर हो गया, तो ये लोग होते हैं सोल प्रोप्राइटर, मतलब कोई कंपनी वगैरह नहीं बना रखी। अच्छा, इन्होंने सोचा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करा जाए, बढ़ाया जाए, और इधर से इनके बच्चे भी बड़े हो गए थे जिनको बिजनेस में आना था। तो इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखते रहना एक एक बात, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चालू होने वाली है। क्या करा, एक कंपनी फॉर्म कर दी। क्या करा, एक कंपनी फॉर्म कर दी, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लिया। आपको पता ही है कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली और कंपनी का नाम था सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या था? सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी फॉर्म हो गई। अच्छा, आप सब जानते हो, जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी, कंपनी फॉर्म हो जाएगी तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, एक अलग एंटिटी बन चुकी है। अच्छा, इन्होंने कंपनी बनाई और करा क्या, अपने ही इस शूज के बिजनेस को, मतलब अपने जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, उस शूज के बिजनेस को मैंने अपनी ही कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी का बिजनेस सेल कर दिया एट द रेट 30,000 पाउंड। 30,000 पाउंड में अपनी कंपनी का, अपना बिजनेस, सॉरी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस अपनी ही कंपनी को सेल कर दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं सर? इस बेवकूफी लग रही है। नहीं, आपको सिखाया था कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका एक अपना सेपरेट स्टेटस है, उसके अपने एक राइट्स हैं, उसकी एक अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, उसका अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर भी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें इसने कुछ गलत नहीं करा। अच्छा, तो यानी कि सेलोमन ने कंपनी को, अपने बिजनेस को 30,000 पाउंड में सोल्ड करा। इसका मतलब कंपनी को पेमेंट करनी है 30,000 पाउंड की, 30,000 पाउंड की पेमेंट करनी है सेलोमन को। भाई, कंपनी ने बिजनेस बाय करा ना, तो कंपनी को पेमेंट करनी होगी। बट कंपनी के पास तो पैसा है ही नहीं सर, पैसा कहां से आया? अच्छा, पैसा कहां से आया ये भी सुनो। कंपनी ने इस 30,000 पाउंड के बदले क्या करा, देखना। इस 30,000 पाउंड की पेमेंट कैसे करी, समझना। कंपनी ने इसकी पेमेंट कैसे करी, समझना। कंपनी ने एक शेयर दे दिया इसके बदले। भाई, शेयर्स भी तो एक तरह से कंपनी की पेमेंट ही है। अगर मैं, आप, मेरे पास मेरी कंपनी में आपको उसके बदले शेयर दे रहा हूं, तो वो भी तो पैसा ही है कि आप शेयर को कभी भी बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो हमने शेयर दे दिया, एक शेयर दे दिया इसकी वाइफ को,
अच्छा, एक शेयर की वैल्यू याद रखना, एक शेयर की वैल्यू है 1 पाउंड। एक शेयर की वैल्यू क्या है? 1 पाउंड। अच्छा, एक शेयर दे दिया अपनी डॉटर को, कितने हो गए? 2 शेयर। 4 शेयर दे दिए अपने 4 बेटों को, 4 सन थे इसके, और बाकी बचे शेयर, जितने भी बाकी बच गए शेयर, वो दे दिए मिस्टर सैलोमन को। टोटल इन्होंने पेमेंट करी किस हिसाब से? पेमेंट करी इन्होंने 20,000 शेयर्स एट द रेट 1 पाउंड इशू कर दिए। तो 20,000 एट द रेट 1 पाउंड मतलब 20,000 पाउंड की पेमेंट हो गई। और इन्होंने फिर क्या करा, एक पेमेंट में क्या करा, लास्ट इन्होंने 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स दे दिए। क्या बात समझ में आई? टोटल 30,000 की पेमेंट हो गई। आप देख लो, ये हो गए 20,000 पाउंड और ये हो गए 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड लिख लेना यहाँ पे। आई गेस आप लोगों को सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड का मतलब तो पता ही होगा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का मतलब तो पता ही होगा। फिर से अगर नहीं पता किसी को बता देता हूं। सिक्योर्ड वो चीज होती है, सिक्योर्ड लोन वो चीज होती है जहां पर कोई चीज को मॉर्गेज रखा जाए, प्लेज करा जाए, मतलब कोई चीज गिरवी रखी है। जैसे कि मैं मुथूट फाइनेंस में गया और मैंने मुथूट फाइनेंस में जाकर अपने लोन को, अपने सोने को गिरवी रखा और सोने के बदले पैसा लिया, तो वो सिक्योर्ड लोन है। एक लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन, जहां पे कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता। मान लो मैंने अपने एक रिलेटिव को फोन करा और मैंने उससे कहा कि मुझे 5 लाख की अर्जेंट जरूरत है। उसने कहा ठीक है 5 लाख ले जाओ, मैंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। नथिंग इज प्लेज्ड। 2 तरह के लोन्स होते हैं, ठीक है जी। तो आप सबको पता ही है ये। तो इन्होंने कैसा लोन दिया है? सिक्योर्ड डिवेंचर। आपको पता है डिवेंचर जैसे एक तरह से लोन होते हैं। तो कंपनी ने एक डिवेंचर 20,000 10,000 पाउंड से दे दिया सैलोमन को कि भाई एक तरह से आपको हमने लोन ले रखा है आपसे, जब भी आप पैसा मांगोगे हम आपको दे देंगे। यानी कि इन टोटल 30,000 पाउंड की पेमेंट हुई शेयर्स और डिवेंचर्स। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, एक चीज और देखना, मैं आपको बताता हूं बच्चों। कई ऐसे गूगल के पेजेस हैं, कई ऐसे गूगल के ब्लॉग्स हैं जहां पे ये 20,000 शेयर्स की जगह दे रखा है उन्होंने कि भैया कंपनी ने 20,007 शेयर्स इशू करे थे, 20,007 शेयर्स इशू करे थे। कई ब्लॉग्स में ऐसा दे रखा है, कई बुक्स में भी ऐसा दे रखा है, कई बुक्स में 20,000 शेयर्स दे रखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो आप इस अमाउंट को, इस क्वांटिटी को इग्नोर करो, फैक्ट्स को समझो। इस क्वांटिटी को एक बार के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, आप फैक्ट्स को समझो। मेरे अकॉर्डिंग 20,000 शेयर्स है, जिसमें से 6 शेयर्स इसकी फैमिली ने लिए थे और बाकी सारे के सारे सैलोमन ने लिए थे। और यही है फैक्ट, बट थोड़े बहुत ब्लॉग्स और बुक्स इसको कॉन्ट्ररी कहती है, इसे कॉन्ट्ररी कहती है। तो यहां पे आ जाओ वापस, क्या हुआ ध्यान से देखना। मिस्टर सैलोमन शूज का बिजनेस करते थे। बिजनेस को बढ़ाने की सोची तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई, अपनी ही उस कंपनी का नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और अपनी ही उस कंपनी को अपना ही बिजनेस सेल कर दिया 30,000 पाउंड से। इस 30,000 पाउंड की पेमेंट कैसे ली कंपनी से? उन्होंने 2 तरीके से पेमेंट ली शेयर्स और डिबेंचर्स में। 20,000 पाउंड के तो शेयर्स ले लिए और 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स ले लिए। और डिबेंचर्स भी कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर या अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड मतलब जहां पे आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कोई ना कोई असेट को गिरवी रखा जाता है, प्लेज रखा जाता है, चार्ज क्रिएट करा जाता है, उसके ऊपर मॉर्गेज करा जाता है, हाइपोथिकेशन करा जाता है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जहां पे कुछ नहीं है, सीधे सामने वाले ने पैसा दे दिया, आपको रिटर्न करना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बैंक सिक्योर्ड लोन भी देता है, अनसिक्योर्ड लोन भी देता है। मुथूट फाइनेंस वाले सिर्फ सिक्योर्ड लोन देते हैं। अब हुआ क्या समझना, यहां तक का केस तो क्लियर है। अब देखो बच्चों, कंपनी को थोड़े टाइम बाद लॉसेस होने लगे। कंपनी को थोड़े टाइम बाद क्या होने लगे? लॉसेस होने लगे। करीब
आफ्टर 1 ईयर। तो जब लॉसेस हुए तो कंपनी ने बच्चों क्या करा, कंपनी को और पैसों की जरूरत थी, तो कंपनी ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से लोन ले लिया। कंपनी ने क्या ले लिया, एक अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। अनसिक्योर्ड लोन तो आप समझ गए, कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, बस हमने सामने क्रेडिटर से कहा कि जी पैसा दे दो हमें, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया और हम डेटर बन गए। अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, कितने रुपए का, 7,000 पाउंड, 7,000 पाउंड का। तो अब कंपनी के ऊपर कितने का लोन हो गया टोटल सर, टोटल कंपनी के ऊपर 17,000 पाउंड का लोन हो गया। कैसे सर, 7,000 पाउंड का तो ये और 10,000 पाउंड का ये। 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड लोन है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर से लिया गया है, 7,000 पाउंड का अनसिक्योर्ड लोन है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से लिया गया है। ये 10,000 रुपए का लोन सेलोमन को डिवेंचर्स इशू करें तो एक तरह से सेलोमन से लिया गया है, और ये तरह लोन बाहर आउटसाइडर से लिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सब लिखा है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स किसे इशू हुए थे, सेलोमन को। अच्छा जी, कंपनी को कुछ टाइम बाद लॉसेस हुए, कंपनी ने लोन ले लिया, बट ये लॉसेस फिर भी नहीं रुके। किसी भी तरह से क्या हुआ, कंट्री के अंदर शूज की सेल थोड़ी सी कम हो गई, या फिर आप ये कह लो कि इसके ब्रांड के शूज में कंप्लेंट्स आने लगी, और एट लास्ट इसका बिजनेस नहीं चला, इसका बिजनेस डूब गया और कंपनी को लिक्विडेशन में जाना पड़ा। कंपनी को क्या हो गया, कंपनी लिक्विडेशन में जाना पड़ा। जब कंपनी लिक्विडेशन में गई तो आप सब जानते हो अब क्या होता है, सारी की सारी एसेट्स को बेचा जाता है और लोन्स को रीपे करा जाता है। लिक्विडेशन में जब इसकी एसेट्स की कैलकुलेशन करी गई तो इसकी एसेट्स निकली 6,000 पाउंड्स की, और लोन्स तो आपको पता ही है, इसके लायबिलिटीज निकली, आपको बताया ही, लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो लायबिलिटीज दो ही थी, पहली सिक्योर्ड डिबेंचर्स कितने के, 10,000 पाउंड्स के, और दूसरे थे अनसिक्योर्ड लोन। भाई डिबेंचर भी लोन होता है, ये सब बातें अगर आप मन में कंफ्यूज हो रहे हो सिर्फ डिबेंचर्स लोन होता है, या ये आप अकाउंट्स के बच्चों, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि डिबेंचर्स लोन होते हैं। ये हो गया जी 7,000 पाउंड का। ये तो आप देख ही रहे हो, असेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है। अब बच्चों आपको एक और रूल बता रहा हूं, हालांकि ये रूल आप अपनी अपर क्लासेस में पढ़ोगे, आगे जाकर पढ़ोगे बच्चों। जब भी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, फिर से सुन लो, whenever company goes into liquidation, the liabilities first to set off are secured liabilities। पहले जो liabilities set off करी जाएंगी वो secured liabilities वो set off करा जाता है। समझना क्यों, रीजन भी बता रहा हूं आपको। भाई secured liabilities के लिए आपने कुछ गिरवी रखा हुआ है, वो आपकी एसेट है, तो भाई आपकी एसेट को बेचना है। अगर एसेट को बेचना है तो पहले सिक्योर्ड लोन को रीपे करना पड़ेगा, तभी तो वो एसेट बेच पाओगे। तो पहले सिक्योर्ड लोन पे होगा, फिर वो एसेट्स को रियलाइज करेंगे, इन एसेट्स को बेचेंगे और फिर अनसिक्योर्ड लोन्स को रीपे करेंगे। तो भैया सेलोमन भाई साहब ने क्या करा, इन 6,000 एसेट से, 6,000 की एसेट, 6,000 पाउंड की एसेट से पे कर दिए, पेड ऑफ डिबेंचर्स, पेड ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 6,000 पाउंड्स टू हिमसेल्फ। भैया खुद को ही तो लोन चल रहा था, ये डिबेंचर्स मैंने खुद ही तो ले रखे थे, और बाकियों को कह दिया नमस्ते। ऑल अदर क्रेडिटर्स को कह दिया नमस्ते। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है ना, कानून के मुताबिक चलाऊं ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा। फिर से देख लो हुआ क्या था, ऊपर वाली कहानी तो कितने पॉइंट्स तक हो गई थी, 7 तक। 7 के बाद क्या हुआ,
कंपनी को 1 साल बाद कुछ लॉसेस हुए, तो कंपनी ने कुछ लोन ले लिया, अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। लोन के बाद भी लॉसेस से उभर नहीं पाई कंपनी आखिर डूबनी ही थी, जो होना था वो हो ही गया, और कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। जब लिक्विडेशन में गई तो असेट्स थे 6,000 पाउंड्स के और लायबिलिटीज थी 17,000 पाउंड्स की। लॉ कहता है ऑलवेज पहली पेमेंट होती है, हमेशा याद रखना, पहली पेमेंट गवर्नमेंट ड्यूज होती है। तो गवर्नमेंट के ड्यूज तो थे नहीं, कहीं देखो कहीं गवर्नमेंट ड्यूज दिख रहे हैं? नहीं सर। अगली पेमेंट होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, और लास्ट में पेमेंट होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिट, डिबेंचर्स नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और लास्ट पेमेंट होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। और इनके बाद पेमेंट होती है बच्चों शेयर होल्डर्स की। ऐसे पेमेंट करी जाती है जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ो। तो गवर्नमेंट ड्यूज थे नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 10,000 रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर्स। हमने सिक्योर्ड डिबेंचर्स में 6,000 रुपए पे कर दिए खुद को ही, क्योंकि हम ही नहीं ले रखे थे डिबेंचर्स, हमारे पास ही तो था वो डिबेंचर्स, हमारे पास ही तो, हम ही तो लेके खड़े थे डिबेंचर्स, लो जी पैसा दो, लो जी डिबेंचर्स लो, पैसा दो, डिबेंचर्स लो, पैसा दो। यानी देखना, सेलोमन की कंपनी वो खुद ही पैसा बांट रहा है और खुद ही हाथ फैलाए खड़ा है, लो डिबेंचर्स लो, पैसा दो, डिबेंचर्स लो, पैसा दो। और उसने खुद को ही पैसा दे दिया, क्योंकि लॉ यही कहता है, कंपनी एक्ट यही कहता है, और बाकी क्रेडिटर्स को हो गया नमस्ते। अब बच्चों ये कोर्ट, ये केस गया, इस केस की जजमेंट देखना। अब इसका कोर्ट का डिसीजन क्या आया, कोर्ट्स डिसीजन। बच्चों पहले ये केस गया लोअर कोर्ट में, याद रखना ये सब कुछ, ये जो सारा केस लॉ है यूके का है, ओरिजिनल केस लॉ है, पुराना, सॉरी आप ये मत समझना मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूं, 1897 का ओरिजिनल केस लॉ है ये। तो पहले ये गया केस लोअर कोर्ट के पास, और लोअर कोर्ट ने क्या कहा देखना। लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पूरी कंपनी है, ये पूरी कंपनी सेलोमन की ही है, यहाँ का ऑपरेटर जो है, यहाँ का जो करता धरता है, जो A to Z चीजें हैं वो सेलोमन के नाम पर हैं। और अच्छा आप सोच रहे हो कि केस किसने करा, सारे क्रेडिटर्स ने फाइल्ड अ सूट। आप ये सोच रहे हो कि केस किसने करा, क्रेडिटर्स ने केस करा, क्रेडिटर्स ने ये कहा कि भैया ये क्या बात थी, हमारे साथ ये क्या हुआ, ये जो 6,000 रुपए की एसेट्स थी हमें पे होनी चाहिए थी, ना कि सेलोमन को, वो तो अपने आप को ही पेमेंट करके बैठ गया। जज साहब ये क्या बात थी, जब आपने बाहर से कुछ लोन दे रखा तो पहले बाहर वालों का पैसा निपटाओगे, अपने घर पे पैसा निपटाओगे, पहले बाहर वालों का पैसा पे करो। तो जब कोर्ट में डिसीजन पहुंचा, कोर्ट के पास एक केस पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि भाई क्रेडिटर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप खुद ही इस कंपनी के कर्ता धर्ता थे, आपने ही कंपनी बनाई, आप खुद ही शेयर होल्डर थे, आपकी फैमिली मेंबर्स अदर शेयर होल्डर थे, डिवेंचर्स भी आपके नाम पे थे, बिजनेस भी आप ही कर रहे थे, सब कुछ आपके नाम पे था। तो जब लॉस हुआ तो पहले आपको बाहर के क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी चाहिए, ना कि अपनी खुद की पेमेंट करके बैठ जाना चाहिए, भले ही आप सिक्योर्ड क्रेडिटर ही क्यों ना हो। यानी कि कोर्ट का डिसीजन किसके फेवर में गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। किसके फेवर में गया डिसीजन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सेलोमन नहीं माना और इस केस को हायर कोर्ट्स में लेके गया। और बच्चों यूके का हाईएस्ट कोर्ट, जैसे कि हमारे इंडिया में हमारा हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो पत्थर की लकीर बन गया, उसको बदला नहीं जा सकता। उनका जो हायर कोर्ट है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इस केस के लिए अपील डाली हायर कोर्ट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा पागल हो क्या लोअर कोर्ट वालों, क्या कर रहे हो ये, क्या आप जानते नहीं। देखना कोर्ट ने क्या कहा कि कंपनी इज
artificial legal person, company is a artificial legal person and a separate legal entity in eyes of law, in eyes of law, and the members of company वही बात है जो ऊपर लिखवाई थी, and the members of company can't be held liable for company's debts। वही सेम बात है जो पिछली क्लास में लिखवाई थी, कहो तो आपको दिखा देता हूं, ये लो, देखो जी, हिंदी में लिखवाया था, कंपनी एंड उसके मेंबर्स के बीच में एक कॉर्पोरेट वेल होती है, वो दोनों ही अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं। कोई भी पर्सन कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेते हुए ये नहीं कह सकता कि वो मेंबर एंड डायरेक्टर को भी लायबल मानेगा, हम ये नहीं कह सकते। तो भैया कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी इन आइज ऑफ लॉ एंड द मेंबर्स ऑफ कंपनी कांट बी हेल्ड लायबल फॉर कंपनीज डेट्स। Hence, the payment made by Salomon and Company Limited to Mr. Salomon of £6,000 against his secured debentures is valid। यानी कि कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या डिसीजन दिया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट याद करो, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट याद करो। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, क्या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि भैया देयर इज कॉर्पोरेट वेल इन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। बच्चों समझना, इंसान कंपनी बनाता ही इसलिए है, एक ह्यूमन कंपनी बनाते ही इसलिए है, हम कंपनी बनाते ही इसलिए है कि हमारी लायबिलिटी को कम कर दिया जाए, हम किसी तरह सेफ रहें। और अगर आप अपनी लायबिलिटी को भी नहीं बचा पा रहे हो तो हम क्यों कंपनी बनाएं, हम क्यों इतना खर्चा करें, हम क्यों इतने लफड़ों में पड़े, हम सिंपल सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस ना करते रहें। मैं मान लो मैं मिस्टर सेलोमन हूं, मैंने कंपनी बनाई, लिमिटेड लायबिलिटी रखी और कंपनी को अपना बिजनेस सेल करा, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह सब कुछ कर रही थी। मैंने कोई फ्रॉड तो नहीं करा, मैंने कोई चोरी चकारी तो नहीं करी। अगर मैं कोई अनफेयर मींस, अनट्रुथ मींस, इलीगल मींस से कोई काम करता तो मैं जरूर लायबल माना जाता, जो मैं आपको आगे आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा। बट यहां पे मैंने कोई अनट्रुथ नहीं बोला, मैंने कोई गलत बात नहीं करी, मैंने कोई किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करा, तो भैया आप अगर जेन्युइन हो तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी आपको आपकी लायबिलिटी से बचा के रखेगी। आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, जो लायबिलिटी है कंपनी को बियर करनी पड़ेगी। और कंपनी को पास 6,000 पाउंड से कंपनी को वो 6,000 पाउंड भरने पड़े, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। नमस्ते, ना आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको बात समझ में आती है? फिर से देख लो, केस लॉ का नाम भी देख लो बच्चों। केस लॉ का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस लॉ किस पर बेस्ड है? ये केस लॉ बेस्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी
कि भाई कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में कॉर्पोरेट वेल होती है, और जब तक मेंबर्स अपने एंड पर सच्चे हैं, ट्रुथफुल हैं, कोई फ्रॉड नहीं करा, तो कंपनी की लायबिलिटी के लिए उन मेंबर्स और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी नहीं मानी जा सकती। मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस पॉइंट की भी एक्सेप्शंस आएंगी, वो आगे आने वाले सेशंस में पढ़ोगे। बट जब तक याद रखो, जब तक मेंबर्स और डायरेक्टर ट्रुथफुल हैं, जेन्युइन हैं, फेयर हैं, उनकी लायबिलिटी आप नहीं मनवा सकते। जैसे कि मिस्टर सेलोमन, उनके बिजनेस में लॉसेस थे, वो जेन्युइन लॉसेस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब हमने पेमेंट करी तो पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पे करा, जो लॉ कहता वही करा हमने। भले ही वो सिक्योर्ड क्रेडिटर मैं ही क्यों नहीं था, भले ही वो मैं ही खुद क्यों नहीं था, बट मैंने तो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करा और वो पेमेंट जेन्युइन वैलिड मानी जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं मैं खुद भी मानता हूं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ गलत हुआ, बट जो लॉ है वो तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें भी, ठीक है ना। जो चीज है हमें तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो लोअर कोर्ट का डिसीजन आया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फेवर में, बट जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील फाइल करी हमने, तो हाई कोर्ट ने कहा, सॉरी यहाँ वहां का सुप्रीम कोर्ट मान लो आप इसे, कि भाई कंपनी का आर्टिफिशियल जो स्टेटस होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह जो उसका स्टेटस होता है, उसको भी तो ध्यान में रखते हुए काम करो, और ये जो पेमेंट करी है सिक्योर्ड डिबेंचर्स की, ये वैलिड है। तो बच्चों, ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ, हमारा फर्स्ट केस लॉ कंपनीज एक्ट 2013 का, और ऐसे आने वाले सेशंस में बहुत सारे ऐसे ही केसेस हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।